हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और दोस्तों आज हम मई 2021 यानी आपके पास मई 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मई 2022 के करंट अफेयर्स को आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूं। और कोशिश यही रहेगी, इसमें हम यूपी के करंट अफेयर्स को भी शामिल करेंगे। तो जो बच्चे यूपी के विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका टीचिंग का एग्ज़ाम हो या फिर पैट का एग्ज़ाम हो या फिर लेखपाल का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स जो है मई 2022 की आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इसमें यूपी का भी करंट अफेयर जुड़ा हुआ है और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी जुड़ा हुआ है। तो सारे करंट अफेयर्स को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जहाँ तक मेरी आशा है कि ये आपके पास करंट अफेयर्स का वीडियो आपकी तैयारी में आपके बहुत काम आएगा और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने में आपकी मदद करेगा। तो देखो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि उत्तर प्रदेश का हम पहले ये यूपी की करंट अफेयर्स है। शुरुआती अपना जो पेज होंगे एक पेज या दो पेज वो यूपी की करंट अफेयर्स होंगे। तो दोनों को कंबाइंड है, यानी इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और यूपी, यानी कि एक ही जगह आपको सभी करंट अफेयर्स जो है डिस्कस कराई जा रही है। आप यूपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी की, और फिर आपके नेशनल और इंटरनेशनल सब एक साथ, ठीक है नहीं। तो यूपी का वह शहर जहां हाल ही में पुतुल उत्सव आयोजित किया गया, तो वो कहाँ किया गया? आपके पास वाराणसी में। और ये पुतुल उत्सव क्या होता है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके स्मरण में कठपुतलियों के माध्यम से ये उत्सव मनाया जाता है। यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के स्मरण में ये उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया गया? वाराणसी मनाया गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अपना आता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में चुनावी रंजिश को ख़त्म करने के लिए, तो ये कीवर्ड आपको याद रखने हैं, चुनावी रंजिश को ख़त्म करने के लिए सद्भावना ग्राम योजना उत्तर प्रदेश में कहाँ चलाई गई? झांसी में आपके पास चलाई गई। और क्यों चलाई गई? चुनावी रंजिश, जैसे गांव में प्रधान के चुनाव होते हैं तो वहाँ आपसी जो है काफ़ी रंजिश हो जाती है लोगों में, तो उस रंजिश को ख़त्म करने के लिए सद्भावना ग्राम योजना। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि सद्भावना ग्राम योजना उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में चलाई गई है? तो झांसी में। क्यों चलाई गई है? चुनावी रंजिश को ख़त्म करने के लिए। क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि चुनावी रंजिश को ख़त्म करने के लिए सद्भावना ग्राम योजना भारत के किस राज्य में चलाई गई है? तो वो आपके पास उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में डायमेंशन बता दी कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके पास उत्तर प्रदेश में डॉक्टर से सुनिए कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो जो हमारे डिप्टी CM हैं ब्रजेश पाठक जी, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं आपके पास, तो उनके द्वारा ये कार्यक्रम आपके पास स्टार्ट किया गया। एक आपके पास उत्तर प्रदेश में पोर्टल ऐप, जिसे हाल ही में CSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यूपी माइन मित्र पोर्टल जो है ये आपके पास वो ऐप है जिसे CSI द्वारा जो है नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आप याद रख लोगे। मतलब ये इसमें क्या है, पोर्टल में तो यूपी से संबंधित जो भी जानकारी है वो इसमें दी जाएंगी, ठीक है नहीं। यूपी माइन मित्र पोर्टल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद वह प्रदेश जिसे थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कराएंगे, क्योंकि एक महीने की जब हम करंट अफेयर्स को आपके पास कराएंगे तो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत राजपत्रित अधिकारियों को शासकीय परिषद वाले स्कूलों को गोद लेने के निर्देश किसने दिए? किस स्टेट ने? यूपी ने। यानी कि आपके पास जो भी परिषदीय स्कूल हैं, तो जो आपके पास गजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत उन परिषदीय स्कूलों को गोद लेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन कायाकल्प है, ये कहाँ आपके पास ये व्यवस्था की गई? यूपी में, कि आप जो गजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं आपके पास परिषदीय स्कूलों को गोद लीजिए, ठीक है नहीं। वह राज्य जिसके गृह विभाग ने राज्य के सभी थानों में
सभी थानों में साइबर सेल डेस्क स्थापित करने वाला कौन सा राज्य है आपके पास? वो उत्तर प्रदेश। यानी कि यहाँ की जो होम मिनिस्ट्री है उसने आदेश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी थानों में जो है एक साइबर सेल को जो है वो गठित की जाएगी, ठीक है नहीं, साइबर सेल डेस्क जो साइबर अपराध से संबंधित मामलों को दर्ज करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ग के विद्यार्थी हेतु डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए। तो ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए आपके पास डिजिटल, ठीक है नहीं, ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। और उत्तर प्रदेश का वो कौन सा खिलाड़ी जो मुंबई इंडियंस के लिए आपके पास आईपीएल में खेला? तो कुमार कार्तिकेय, इन्हें मुंबई इंडियंस के लिए चुना गया था टीम में, ये आपको याद रखना है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम अपनाने वाला देश का पहला शहर कौन सा? आगरा। आगरा में आपके पास वैक्यूम आधारित यानी वो घर जो सीवर से नहीं जुड़े हुए, तो वहाँ वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम को डेवलप किया गया है। और पूरे देश का वो शहर कौन सा है? पहला शहर आगरा। और आगरा कहाँ है आपके पास? यूपी में, ये आपको पता होगा, ठीक है नहीं। उसके बाद आपके पास आता है वह शहर जहाँ हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सिल्क एक्सचेंज सेंटर स्थापित किया है। तो कहाँ? वाराणसी में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सिल्क एक्सचेंज सेंटर कहाँ आपके पास डेवलप किया है, तो वाराणसी में, ठीक है नहीं। ई पेंशन पोर्टल, ये आपके पास जो बुजुर्ग लोग हैं अब उन्हें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है पेंशन से संबंधित, तो ई पेंशन पोर्टल योजना को शुरू करने वाला देश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो यही की पॉइंट है इसमें कि ई पेंशन पोर्टल योजना कहाँ शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में। क्या है इसमें कि जो बुजुर्ग हैं वो घर बैठे ही अपनी सारी व्यवस्था कर सकते हैं, उन्हें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेंशन से संबंधित जानकारी के लिए या जो भी क्रियाकलाप है वो करने के लिए। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां राज्य सरकार ने वातानुकूलित मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम, तो बस ये की पॉइंट है कि यूपी में वातानुकूलित मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ आपके पास स्थापित किया गया है? कानपुर में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। तो जो की पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कैसे याद करना होता है, ठीक है नहीं। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने डिग्री कॉलेजों में ई लर्निंग पार्क, तो कितने डिग्री कॉलेजों में ई लर्निंग पार्क शुरू किया गया आपके पास? 120 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। ई लर्निंग पार्क का मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है लर्निंग की व्यवस्था, ठीक है नहीं, की जाएगी और जो भी और भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं वो की जाएंगी, ठीक है नहीं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ हाल ही में NHI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने राजमार्ग के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन, तो क्वेश्चन क्या बन पाएगा कि NHI का बुनियादी ढांचे से संबंधित 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है? तो इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की जो घोषणा की है आपके पास वो 15 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है नहीं। उत्तर प्रदेश के महाअधिवक्ता कौन बने हैं? अजय कुमार मिश्र को उत्तर प्रदेश के महाअधिवक्ता बनाया गया है। महाअधिवक्ता क्या होता है? आपके पास जो राज्य का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी ज्ञाता होता है, जिससे जो वहाँ की सरकार कानूनी सलाह लेती है। आर्टिकल 165 के अंतर्गत जो है इनकी नियुक्ति होती है। तो अभी किसे बनाया गया है? अजय कुमार मिश्र को, ठीक है नहीं। बात को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन होकर भी इन्हें पढ़ेंगे, अभी हम 1 लाइनर की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्वाड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जापान के टोक्यो शहर में। जापान का जो टोक्यो शहर है वहाँ पर क्वाड सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। थोड़ा सा देखो ये पहला पेज ऊपर वाला है, तो हम थोड़ा सा जो है इधर से स्टार्ट करेंगे। तो ये यूपी के क्वेश्चन है, क्योंकि सेकंड पेज में आपके पास इंटरनेशनल खबरें शुरू हो गई। क्योंकि हम पहले यूपी को डिस्कस कर रहे हैं तो यूपी का कंप्लीट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस महाविद्यालय को सांस्कृतिक महाविद्यालय का दर्जा दिया? भातखंडे संगीत महाविद्यालय। ये कहाँ पर आपके पास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लखनऊ में है, ठीक है नहीं। लखनऊ में आपके पास भातखंडे संगीत महाविद्यालय जो है
उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ ये सब आप मतलब सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, और लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आने की संभावना जिनकी ज़्यादा है। तो आपको क्या काम करना है, बड़े अच्छे से बिल्कुल ये अपनी नोटबुक में नोटेट कर लेने हैं और उनका बार बार रिवीजन करना है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को कितने राजपत्रित पदों पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? यानी कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीतते हैं वो खिलाड़ियों को 14 पद ऐसे हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जिन्हें उन्हें नियुक्त किया जा सकता है, यानी खिलाड़ियों को जॉब दी जा सकती है गजेस्टेड ऑफिसर के पदों पर। तो कितने पद हैं? 24। उत्तर प्रदेश बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जहां थारू जनजाति का पहला संग्रहालय बनाया गया? तो बलरामपुर में। थारू जनजाति जो है ये गोरखपुर एरिया में काफ़ी पाई जाती है। ठीक है नहीं, तो इसका पहला जो संग्रहालय बनाया गया है वो बलरामपुर में बनाया गया है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा सही से आप इसे याद कर लेना। उत्तर प्रदेश के हिंदी और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का संबंध किस शहर से था? तो ये बुलंदशहर के रहने वाले थे। ठीक है नहीं, रमाकांत शुक्ल, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ सरकार ने स्किल इंडिया ये कीवर्ड है, यही क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया है? तो ये आपका वाराणसी में किया गया है। ठीक है नहीं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत 100 स्वस्थ ATM, ठीक है, जिन्हें हेल्थ ATM कहा जा रहा है, वो लगाने की घोषणा की है। हेल्थ ATM लखनऊ में आपके पास, तो ये आपको याद रखना है। बस हेल्थ ATM याद रखो और लखनऊ में याद रखो। GST के जो रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश मतलब कौन से स्थान पर रहा? शीर्ष स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश GST के रजिस्ट्रेशन में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ हाल ही में एक क्रॉसिंग का नामांकन लता मंगेशकर के नाम पर किया गया है? तो अयोध्या में एक क्रॉसिंग का जो नामांकन है वो लता मंगेशकर जो भारत की गायिका थी, जिनका भी निधन हो गया था इस साल, उनके नाम पर किया गया है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, थोड़ी आपको अगर स्पीड थोड़ा कम लगे तो आप अपने मोबाइल में या जहाँ भी स्पीड बढ़ाकर इसे देख सकते हैं, क्योंकि मुझे समझाना होता है तो थोड़ा सा मुझे आराम से चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है नहीं। फूड फॉरेस्ट प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों का चयन किया गया? 15 जिलों का। ठीक है नहीं। फूड फॉरेस्ट प्रोग्राम यानी जो फॉरेस्ट के जो फूड से संबंधित चीज़ें हैं उन्हें उनके डेवलपमेंट के लिए, उन्हें कलेक्ट करने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए कितने जिलों को चुना गया है? 15 को। ठीक है नहीं। उसके बाद 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में उत्तर प्रदेश की टीम किस टीम को हराकर विजेता बनी? झारखंड को। तो अब आप ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो यूपी ने जीती आपके पास, और किसे हराया? झारखंड को हराया। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। वह शहर जहां हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला रोबोटिक, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया? नोएडा में। ठीक है नहीं। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हमने अभी जो है राष्ट्रीय लेवल पर सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ई विधानसभा का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है नहीं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मैडम तुसाद संग्रहालय है? तो मैडम तुसाद संग्रहालय जो है ये मोम की मूर्तियों से संबंधित है। मोम की मूर्तियों, तो मोम की मूर्तियों से संबंधित है। ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नोएडा, मतलब कहाँ खोला जा रहा है? नोएडा में। ये आपको याद रखना है। तो मैडम तुसाद संग्रहालय जो है, जो वर्ल्ड के फेमस लोग होते हैं उनकी मोम की प्रतिमा बना दी जाती है और उस संग्रहालय में रखी जाती है। तो कहाँ खोला जा रहा है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ हाल ही में हुनर हाट का 41वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आगरा में। हुनर हाट कहाँ क्या है आपके पास? जो भी मतलब जो हस्तशिल्प उद्योग होता है, हस्तशिल्प वाले लोग होते हैं, वो अपने अपने आइटम्स की प्रदर्शनी लगाते हैं वहाँ पर। तो उस जो एरिया होता है हुनर हाट का जो संस्करण आयोजित किया जाता है, वहाँ
पूरे भारत से जगह जगह से लोग अपने हस्तशिल्प के प्रोडक्ट लाते हैं, वहाँ दिखाते हैं और उनकी सेलिंग करते हैं। ठीक है ना। ये कहाँ आयोजित किया गया इस बार? आगरा में। वह नदी जिसके किनारे स्थित तटीय जिलों में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जैविक खेती को, तो देखो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस नदी के आसपास के एरिए में जैविक मतलब खेती को बढ़ावा देने की योजना बना रही है? तो गंगा नदी। तो गंगा नदी के 5 किलोमीटर के आसपास के एरिए को जैविक खेती के लिए प्रमोट करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है नहीं। वह शहर जहाँ उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम, उत्तर प्रदेश का पहला, जब जहाँ पहला लग जाता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है आपके पास? लखनऊ में। तो ये इसका आंसर हो जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। अब ये हमने यूपी का कंप्लीट किया, अब हम कंप्लीट करेंगे इंटरनेशनल खबरों को। ठीक है नहीं। तो इंटरनेशनल खबरों में पहला अपने पास यही है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जापान के टोक्यो में। क्वाड सम्मेलन में कौन कौन देश शामिल है? क्वाड जो ग्रुप है इसमें आपके पास इंडिया है, या आप याद रख लोगे, ये भी आ सकता है कौन कौन शामिल है। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है नहीं, अमेरिका है और जापान। ये 4 देश जो है वो क्वाड में शामिल हैं और इस बार का शिखर सम्मेलन जापान के टोक्यो शहर में हुआ। नई दिल्ली का उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? नया उपराज्यपाल पहले अनिल बैजल थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब विनय कुमार सक्सेना को न्यू दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है। ठीक है नहीं। इसमें आपके पास राष्ट्रीय खबरें भी होंगी, इंटरनेशनल भी होंगी, और जो पहला मैंने आपको कराया था जो अपनी पहली स्लाइड थी उसमें यूपी से संबंधित करंट अफेयर्स थी। भारत की वह मुक्केबाज जिसने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, यानी कि 2022 में भारत की कौन सी मुक्केबाज ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? निकहत जरीन ने। ठीक है, इन्होंने आपके पास स्वर्ण पदक जीता है और ये 5वीं महिला बन गई हैं। मतलब मैरी कॉम और भी कई 3-4 महिलाएं हैं, ये 5वीं महिला हैं जिन्होंने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय द्वारा असमानता की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई। तो इसमें डेट आप याद मत रखना, आप बस केवल ये याद रखना कि भारत में असमानता की रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया? तो डॉक्टर विवेक देवराय के द्वारा। ठीक है नहीं, ये आप याद रखना। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल ने अपने किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया? तो अभी मैंने आपको बताया था दिल्ली के उपराज्यपाल जो अनिल बैजल हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और विनय कुमार को अब नया जो है उपराज्यपाल बनाया गया है दिल्ली का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो SS मुंद्रा जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है नहीं। उसके बाद अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा राज्य के किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान में। तो आपको क्या याद रखना है कि अभी हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। कहाँ है ये? राजस्थान में। ठीक है नहीं। किस देश की पुरुष बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? तो भारत। तो भारत 6ठा ऐसा देश है, मतलब आपके पास 6वां देश है जिसने आपके पास थॉमस कप जीता। और सबसे अच्छी बात यह कि भारत ने 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर ये कप जीता। ठीक है, थॉमस कप पहली बार। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। एक क्वेश्चन ये बनता है कहाँ हुआ था? ये आपके पास थाईलैंड में हुआ था। ठीक है नहीं, थाईलैंड में ये हुआ था। ठीक है, उसके बैंकॉक में। तो ये भी आपको याद रखना है, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। किसने जीता? भारत ने जीता। किसे हराया? इंडोनेशिया को हराया। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ। तो ये कई सारे इसी एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन अलग अलग शेप में बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इस समय भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 25वें चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है भाई?
राजीव कुमार को बनाया गया है। ये 25वें चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयुक्त जो है उनका चयन किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 324 के तहत। तो ये आपको याद रखना है। उन्होंने किसकी जगह ली? सुशील चंद्रा की जगह ली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो माणिक शाह को अभी त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कौन क्रिकेटर हैं जिनका एक कार दुर्घटना में मृत्यु हुई? तो एंड्रयू साइमंड्स। ये ऑस्ट्रेलिया टीम के ऑलराउंडर थे जो 2 विश्व कप में भाग ले चुके थे। इनका भी कार दुर्घटना में आपके पास डेथ हुई है। और ऑस्ट्रेलिया के ही एक पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न, उनकी हार्ट अटैक से जो है अभी पीछे मृत्यु हो गई थी। और साइमंड्स जो है अभी कार दुर्घटना में मारे गए हैं। ठीक है नहीं। उसके बाद भारत का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटवई, रामपुर के रामपुर में पटवई स्थान है, वहाँ पहला अमृत सरोवर बनाया जा रहा है भारत का। और इसका उद्घाटन जो है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं आपके पास मुख्तार नकवी, उनके द्वारा ये किया गया। ठीक है नहीं। अब अमृत सरोवर क्या है? यहाँ पर आपके पास पूरा एक तालाब टाइप बना दिया जाएगा वाटर के कंजर्वेशन के लिए, जिसमें नौका विहार यानी पर्यटन की भी चीज़ें डेवलप की जाएंगी। तो भारत का पहला कहाँ डेवलप किया गया है? रामपुर में, रामपुर के पटवई में। और रामपुर कहाँ आता है? यूपी में। तो किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है नहीं। अभी हाल ही में राज्यसभा की कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ? तो 57 सीटों के लिए अभी हाल ही में राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव हुआ। ये आपको याद रखना है। ठीक है। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भारत को। ठीक है नहीं। अभी हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी बोल देते हैं, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारत को। ठीक है। अभी हाल ही में जो श्रीलंका है वहाँ पर उनके जो प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उनकी जगह नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? रानिल विक्रमसिंघे को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है जहाँ पर अभी अस्थिरता दिखाई दी? तो श्रीलंका में अभी बहुत ज़्यादा अस्थिरता थी। वहाँ की जो महंगाई बहुत उच्च स्तर पर थी और यहाँ की सारी कैबिनेट ने एक साथ इस्तीफा दिया। कैबिनेट ने इस्तीफा दिया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है नहीं। तो इस्तीफा सारी कैबिनेट ने एक साथ इस्तीफा दिया। तो कहाँ दिया? श्रीलंका में। सबसे ज़्यादा अस्थिरता कहाँ ही? श्रीलंका में। अभी कौन सा पड़ोसी राज्य था भारत का? श्रीलंका। और रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली? तो ये श्रीलंका की। ये आप 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है नहीं। रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने हाल ही में किस देश को आयात की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया? तो फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड ने जो है नाटो का सदस्य बनने की इच्छा जताई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रूस की कंपनी ने इनकी जो विद्युत आपूर्ति है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है नहीं। द लेसेंट प्लेटिनरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में प्रदूषण के कितने लाख लोगों की मौत हुई है प्रदूषण से? तो 90 लाख लोगों की मौत हुई है। क्वेश्चन नहीं पूछा कोई भी कितने लाख की मौत हुई है। ठीक है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो मई के तीसरे गुरुवार को। तो ये वैश्विक आपके पास सुगम्यता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए परियोजना का प्रस्ताव रखा? तो चाइना। यानी कि चाइना के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा चाइना ने। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक। उसके बाद हाल ही में हाईकोर्ट ने किस सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, तो यही आपको याद रखना है, घर घर राशन वितरण योजना किस सरकार की योजना थी? दिल्ली सरकार की थी। और हाई कोर्ट ने अभी इस पर प्रतिबंध, इसे रद्द कर दिया योजना को। ठीक है।
वह देश जिसने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी, तो भारत ने जो है अभी हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी, ठीक है। उसके बाद हाल ही में ये जो यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली है, महासभा है, उसने गुप्त मतदान के जरिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना। यानी कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चेक गणराज्य जिसकी राजधानी क्या है, प्राग राजधानी है, यूरोप का ये शहर है, यूरोप में एक देश है, कहाँ है, यूरोप में। इस देश को जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है वहाँ से रूस को रिप्लेस करने के लिए अभी इसका सिलेक्शन किया गया है। तो ये भी आप याद रखना, किस देश को रिप्लेस करने के लिए, रूस को। और किसे चुना गया है, चेक गणराज्य को। इसकी राजधानी क्या है, प्राग। और कहाँ पर है ये, किस महाद्वीप में, यूरोप में। ये आपको याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी, 2006 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन का एक ये आपके पास संगठन है जो मानवाधिकारों के लिए काम करता है, ठीक है। ब्राज़ील में समाप्त हुए डेफलिम्पिक, ठीक है ना, डेफलिम्पिक्स यानी एक प्रकार का ओलंपिक का ही एक टाइप है ये। भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते, 17। तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस इतना याद रख लेना। हाल ही में आयोजित किया गया डेफलिम्पिक्स यानी जो एक ओलंपिक का ही एक मतलब टाइप ओलंपिक जैसा ही होता है। एक कहाँ आयोजित किया गया, ब्राज़ील में, ठीक है नहीं। थोड़े नाम भी उल्टे सीधे होते हैं। उसके बाद मुंबई इंडियंस के गेंदबाज जो हाल ही में T20 में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बने, यानी कि भारतीय तेज गेंदबाज बने पहले, जिसने T20 में 250 विकेट लिए हैं सबसे तेज, वो है आपके पास जसप्रीत बुमराह, ठीक है नहीं। ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या थी, संग्रहालय की शक्ति, ठीक है नहीं। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम क्या थी, संग्रहालय की शक्ति। अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है, वो आप एक बार चेक कर लेना कौन सी डेट को मनाया जाता है, ठीक है नहीं। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, नाटो शॉर्ट में इसे नाटो बोल देते हैं, उसमें शामिल होने के लिए प्रस्ताव रखा, फिनलैंड ने और स्वीडन ने। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। फिनलैंड और स्वीडन ने जो है हाल ही में नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है, ठीक है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स। ये आपको याद रखना है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आपके पास। रायसीना संवाद 2022 किस संस्करण का आयोजन किया गया, तो रायसीना संवाद जो है ये दिल्ली में आयोजित हुआ, ये भी याद रखना है, दिल्ली में। और आपके पास कौन सा संस्करण था, 7वां। यहाँ क्या होता है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो जुड़ते हैं और इंटरनेशनल मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं और कोशिश की जाती है कि जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं उन पर सही डिसीजन लिया जाए, सही दिशा की ओर बढ़ा जाए। ये हर साल होता है भारत में रायसीना डायलॉग, और ये दिल्ली में आयोजित किया जाता है। और इस बार कौन सा संस्करण था, 7वां, ठीक है नहीं। कोस्मोस मालावारिकस परियोजना के लिए किस किस के मध्य समझौता हुआ, तो ये केरल और नीदरलैंड की यूनिवर्सिटियों के बीच जो है समझौता हुआ है, ताकि वहाँ जो आपके पास अभिलेख सामग्री हैं उनका आपके पास एक दूसरे की लैंग्वेज में मतलब आपके पास वो कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे वहाँ की जो कल्चर है वहाँ के बारे में पता चलेगा, समाज के बारे में पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें केरल की और जो नीदरलैंड है उनकी यूनिवर्सिटियों के मध्य ये समझौता हुआ है। कोस्मोस मालवारिकस, ये याद रख लेना आप, ठीक है नहीं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में एक नया भारतीय दूतावास खोलने की मंजूरी दी है, तो अभी हम भारत जो है अभी लिथुआनिया जो एक बाल्टिक देश है, ये बाल्टिक देश है, पूछा जा सकता है किस बाल्टिक देश में, तो बाल्टिक देश है ये, क्योंकि ये बाल्टिक सागर के आसपास स्थित है। तो लिथुआनिया में भारत पहली बार जो है भारतीय दूतावास खोलेगा, ठीक है नहीं। रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर द्वारा एक रिपोर्ट मतलब आपके पास प्रकाशन किया गया स्वतंत्रता प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक,
उसमें भारत की कौन सी रैंकिंग थी, 150वीं रैंकिंग थी भारत की, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर सुमन के बेरी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखो नीति आयोग जो है उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और ये भारत में नीति निर्माण के लिए और विभिन्न स्टेटों की हेल्प के लिए कि वो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, और संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इसकी मतलब आपके पास स्थापना की गई थी। और पहले इसके जो उपाध्यक्ष थे वो राजीव कुमार थे, लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर सुमन बेरी को इसका उपाध्यक्ष बना गया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम जो है प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये भी याद रख लेना, पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन के बेरी। हाल ही में भारत और किस देश के साथ 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय का वार्ता का आयोजन किया गया, भारत और अमेरिका के बीच, ये याद रखना है। कहाँ पर ये आपके पास मीटिंग हुई, वॉशिंगटन में, अमेरिका में, ठीक है नहीं। उसके बाद भारत द्वारा हाल ही में हेलेना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक आपके पास परीक्षण किया गया। कहाँ पर किया गया परीक्षण, ये राजस्थान के पोखरण रेंज में, ठीक है नहीं। हेलिना क्या है पूछा जाएगा, हेलिना क्या है, ये एक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय, देखो कांगड़ा चाय की जब बात आती है उसे यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की गई। तो ये हिमाचल प्रदेश की चाय है कांगड़ा चाय, और यूरोपीय आयोग ने उसे जीआई टैग देने की घोषणा की है, ठीक है नहीं। वह देश जिसे हाल ही में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी दी गई, 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे उसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को दी गई है, ये आपको याद रखना है। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन हेतु भारत के साथ 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो एशियाई विकास बैंक ने, भारत का एक राज्य है नागालैंड, वहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनके लिए फाइनेंस के लिए भारत के साथ समझौता किया है। और एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला में, मनीला। तो वो कहाँ पर आपके पास, मनीला में। और ये मनीला कहाँ पर आपके पास, फिलीपींस। ये याद रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के मारने वाले जो बल्लेबाज बने वो हार्दिक पांड्या बने। और 2023 में जो G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, भारत में आयोजित होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, इसका समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है, हर्षवर्धन सिंघला को, ठीक है नहीं। तो G20 का 2023 का सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, भारत में, ये आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आगे इनका एक्सप्लेनेशन होगा, उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम। तो उत्तर प्रदेश के देखो, जिन बातों को मैं बताऊं आप उन्हें ही याद रख लेना, इतना सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, ठीक है नहीं। उत्तर प्रदेश में बागवानी और खाद्य संस्करण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, ठीक है नहीं। तो इसमें आपको बहुत सारे ज़िलों में आपके पास स्थापना की गई है, तो ये याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि अब भारत के किस प्रदेश में बागवानी और खाद्य संस्करण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो यूपी में, ठीक है नहीं। ये आपको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे आपके पास ज़िले हैं जहाँ पर ये की गई है, ठीक है नहीं। 75 के 75 ज़िलों में की गई है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। बस इतना याद रखना है, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 75 जिलों में की जा रही है। किस राज्य में की जा रही है, उत्तर प्रदेश में। इतना ही याद रखना है, बाकी पढ़ लेना आपकी मर्जी है, ठीक है। नेवा सेवा केंद्र, जो नेवा सेवा केंद्र है आपके पास, वो ई विधान मंडलों को डिजिटल नेवा से, ये एप्लीकेशन आपके पास नेवा सेवा केंद्र, इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, जो नेवा सेवा केंद्र है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इस केंद्र का उद्घाटन किया गया आपके पास हाल ही में, ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा।
और इसका उद्देश्य क्या है इस एप्लीकेशन का, कि जो भी विधानमंडल हैं उन्हें डिजिटल बनाना, ठीक है नहीं। इसका उद्देश्य क्या है, ये मेघराज क्लाउड मतलब एक नेवा NIC क्लाउड मेघराज पर आधारित है और इसका उद्देश्य ये है कि सदन को कागज़ रहित बनाना, यानी कि विधानसभा को कागज़ रहित बनाना। और लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, नागालैंड। नेवा सेवा केंद्र को लागू करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड था, जहाँ पर जो विधानसभा है पूर्ण रूप से डिजिटल हो चुकी है, विधानसभा की कार्यवाही, ठीक है नहीं। तो अगर पूछा जाए नेवा सेवा केंद्र का काम क्या है, तो विधानमंडलों को डिजिटल बनाना, उनकी कार्यवाही को डिजिटल बनाना, ठीक है। सबसे पहला राज्य कौन सा है इसे लागू करने वाला, नागालैंड। तो ये इतना आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर, ये हम बता भी चुके हैं कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनना है, रामपुर में, रामपुर के पटवाई में, ठीक है नहीं, पटवाई में रामपुर के पहला अमृत सरोवर बनना है, ये हम याद कर चुके हैं, ठीक। मैंने बताया ना कि जो हमने वन लाइनर वहाँ क्वेश्चन पढ़े थे यूपी के, उन्हीं को थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में समझा दिया गया है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, जो मेन चीज़ें वो मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूँ। थारू जनजाति संग्रहालय कहाँ बनना है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में, ठीक है नहीं। और थारू जनजाति सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में निवास करती है, तो गोरखपुर के तराई भाग में, ठीक है। और ये सबसे उन्नत जनजातियों में से एक है। और ये कौन सा पर्व मनाती है, तो ये आपके पास बजहर नामक जो है पर्व मनाया जाता है इसके द्वारा, तो ये भी आपके पास याद रखना, बजहर। तो 3-4 बातें इसमें याद रखनी है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है ये संग्रहालय थारू जनजाति पर आधारित, ये बलरामपुर में। और थारू जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, गोरखपुर ज़िले में। और ये कौन सा पर्व मनाती है, बजहर नामक एक पर्व बनाती है। तो 3-4 बातें इसमें याद रखनी है, ठीक है। अजय कुमार मिश्र, मैंने बताया था, ये अजय कुमार मिश्र जो है उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता बने हैं, सबसे बड़े कानूनी अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के। और ये सुप्रीम मतलब आपके पास वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ठीक। और इसमें एक याद रखने वाली बात कौन सी है, एक याद रखने वाली बात है कि महाधिवक्ता का जो पद है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 165 के अंतर्गत, ठीक है। बस ये बात इसमें याद रखनी है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मैं बता भी चुका हूँ कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। और ये कहाँ पर है आपके पास, लखनऊ में। बस इतना ही याद रखना है आपको, बाकी आप अंदर पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में विकसित होगी हाईटेक नर्सरी, यानी कि उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हाईटेक जो है नर्सरी वो बनेगी, ठीक है नहीं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और इसमें एक बात याद रखनी है, जो हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा ये बनाई जाएगी आपके पास, हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा। और किस तकनीक पर, इजरायली तकनीक पर इन नर्सरियों का निर्माण किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की नर्सरी जो बन रही है आपके पास, हाईटेक नर्सरी हर ज़िले में, तो वो किस देश की तकनीक पर बन रही है, इजराइल की। और किस विभाग के द्वारा, हॉर्टिकल्चर विभाग के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। और एक बात बस थोड़ी सी ये याद रखनी है कि जो भी मनरेगा योजना के तहत स्वयं सहायता समूह हैं, उनकी जो सामूहिक भूमि होगी उन पर ये नर्सरी स्थापित की जाएंगी या विकसित की जाएंगी, सामूहिक भूमि पर, यानी कि स्वयं सहायता समूह की, ठीक। ई पेंशन पोर्टल की बात मैंने आपको बताई थी, ई पेंशन पोर्टल के बारे में, कि ई पेंशन पोर्टल जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ला रही है, ठीक है नहीं। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर ये जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा इस पोर्टल को आपके पास एक्सेप्ट किया गया, पोर्टल शुरू किया गया। और इसमें आपके पास क्या होना है, एंड टू एंड ऑनलाइन पेंशन पोर्टल, पेंशन से संबंधित जो भी प्रक्रिया प्राप्त करने को सरल बनाने के लिए वित्त विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ये भी याद रख लेना, वित्त विभाग द्वारा, यानी कि जो पेंशन होती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बैंक नहीं आ सकते, तो इस पोर्टल के माध्यम से अपनी सारी पेंशनों के बारे में वो जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और ये वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया। कब जारी किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद
उत्तर प्रदेश के सभी थानों में स्थापित की जाएगी साइबर हेल्प डेस्क। ये मैंने आपको बताया था कि उत्तर मतलब भारत के वह कौन सा स्टेट जो जहाँ सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है, यूपी। तो इतना आपको याद रखना है कि भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क आपके पास आयोजित की जा रही है या स्थापित की जा रही है, तो यूपी में। इतना आप याद रखोगे, जो साइबर क्राइम से संबंधित मामलों को देखेगी। ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये यूपी में आपके पास कहाँ से कहाँ तक ये डेवलप किया जा रहा है, गाजियाबाद से कानपुर तक। तो इतना आपको याद रखना है, ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक, गाजियाबाद से कानपुर तक और यूपी में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कौन से मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कितने किलोमीटर होगा, 380 किलोमीटर ये लंबा होगा। ठीक, इतना आपको याद रखना है, गाजियाबाद से कानपुर तक। उसके बाद हम नेशनल जो आपके पास इवेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है। भारत में असमानता की जो रिपोर्ट जारी की गई, मैंने आपको बताया था कि जो विवेक देबरॉय हैं, जो आर्थिक परिषद है प्रधानमंत्री की, आर्थिक सलाहकार परिषद, उसके जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भारत में असमानता की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई। इतना ही याद रखना है आपको, और कुछ याद नहीं रखना, बस इतना और याद रख लेना। इसमें 5 क्षेत्रों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। एक आय वितरण, दूसरा श्रम बाजार की गतिशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू विशेषताएं। बस ये 5 क्षेत्र याद रख लेना। और किसने जारी की, विवेक देबरॉय ने, ये याद रख लेना। ठीक है नहीं, आय वितरण, श्रम बाजार की गतिशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू विशेषताएं। तो 5 क्षेत्रों के आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, और बाकी डेटा है, आप पढ़ लेना ये। ठीक, एक गति शक्ति संचार पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जो क्या काम करेगा, ये जो पोर्टल है वो दूरसंचार के क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचा है उसे मजबूत करने का काम करेगा। यानी बुनियादी ढांचे को या जो ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूती प्रदान करने के लिए आपके पास गति शक्ति संचार पोर्टल लाया जा रहा है। ठीक है नहीं। उसके बाद एक खबर है आपके पास, एक क्वेश्चन, पटवई बना भारत का पहला अमृत सरोवर। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि रामपुर का पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है। ठीक, इनके बारे में और आप पढ़ सकते हो कि क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं आपको वही की पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह जो कानून है उस पर रोक लगाई। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, बस यही क्वेश्चन बन जाएगा, आर्टिकल 224A किससे संबंधित है, तो ये राजद्रोह से संबंधित है। इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि स्टेट एग्ज़ाम के जो भी 1 डे एग्ज़ाम होते हैं PCS तक के एग्ज़ामों में इसी प्रकार से करंट अफेयर्स पूछी जाती है। ठीक है, तो राजद्रोह ये मतलब आर्टिकल जो ये धारा 124A किससे संबंधित है IPC की, तो ये राजद्रोह से संबंधित है। और बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना जो भी अगर आपको लगता है। एक आपके पास प्लास्ट इंडिया 2023। ठीक है नहीं, ये जो हमारे रसायन और उर्वरक एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी सम्मेलन प्लास्ट इंडिया, ये एक सम्मेलन है, उसका शुभारंभ किया। ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ आपके पास आयोजित किया गया, ये नई दिल्ली में। तो इतना आपको याद रखना है कि प्लास्ट इंडिया 2023 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, न्यू दिल्ली में। ठीक, ये प्रदर्शनी जो है। आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है आपके पास, तो केंद्रीय मतलब आपके पास राज्य नहीं, कौन से विभाग ने शुरू किया, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने। ये 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान को शुरू किया है। और इसमें कई सारे जो है विभाग शामिल हैं, एक विभाग नहीं है केवल, कई सारे विभाग इसमें शामिल हैं, यानी कि काफ़ी विभाग इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्वतंत्रता हेतु संघर्ष के दौरान राष्ट्र के लिए अंतिम बलिदान दिया, उनके बारे में बताया जाएगा। उनसे संबंधित जो मतलब जिले थे वहाँ पर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, आज़ादी से अंत्योदय तक।
ठीक है नहीं, कार्यक्रम उन जिलों में लॉन्च किया गया है जो भारत के आज़ादी के लिए जो लोग लड़े उनसे संबंधित या उनकी स्मृति से संबंधित जो भी स्थान थे वहाँ पर, ठीक है नहीं। वहाँ तरह तरह की योजनाएं चलाई जाएंगी विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब देखो केंद्रीय विद्यालय में जो कोटा होता था एमपी का, डीएम का, ये जो कोटा होता था एडमिशन का वो ख़त्म कर दिया गया है केबीएस में, ये याद रख सकते हैं। उसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूँ, लिथुआनिया में भारत ने एक नया दूतावास खोला है और लिथुआनिया जो है ये बाल्टिक क्षेत्र में एक देश है यूरोप में, ये आपको याद रखना है। और इसकी राजधानी भी आप एक बार याद रख सकते हो, तो इसकी राजधानी लिथुआनिया की वो देख लेते हैं एक बार। इसकी राजधानी आपके पास ये है, देखो विल्नियस इसकी राजधानी है। बस इतना ही याद रख लेना, वनडे एग्जाम में इसी टाइप की करंट अफेयर पूछी जाएगी, चाहे आप पैट दे रहे हो या किसी भी टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हो या पीसीएस का दे रहे हो, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आपके पास अब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वो रिपोर्टर्स सैन्य फ्रंटियर द्वारा आपके पास जारी किया गया है। और भारत को जो रैंक मिली है इसमें 185 मिली है और पहले नंबर पे इसमें नॉर्वे रहा है, ठीक है नहीं, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तो ये आपको याद रखना है। अब हम इंटरनेशनल जो भी आपके पास डेवलपमेंट हुआ मई के महीने में उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये है कि एलिजाबेथ वॉन बनी फ्रांस की नई प्रधानमंत्री, तो अभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है आपके पास, तो एलिजाबेथ वॉन, ठीक है नहीं, या बस नाम याद रखना है और जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं याद रखने वाला। ये चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल किया गया है और इसने किस देश को रिप्लेस किया है, रूस को, इसकी जगह रूस की जगह, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और ये खाद्य संकट पर जो है 2022 की वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इसके द्वारा ये एक संगठन है, इसके द्वारा ये जारी की गई है, इतना ही याद रखना है बस कि खाद्य संकट पर 2022 की वैश्विक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ठीक है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इथोपिया, दक्षिण मेडागास्कर, दक्षिण सूडान और यमन, ये आपके पास देश ऐसे हैं जो खाद्य असुरक्षा के सबसे गंभीर चरण से गुजर रहे हैं, ठीक है नहीं, खाद्य असुरक्षा के सबसे गंभीर चरण से ये देश गुजर रहे हैं। और ये खाद्य असुरक्षा के 3 इन्होंने चालक लिए, एक तो संघर्ष, ठीक है नहीं, दूसरा चरम मौसम यानी कि मौसम, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीज़ें, और तीसरा वहाँ के आर्थिक प्रॉब्लम्स। किसी भी देश में खाद्य की समस्या जब भी हो सकती है जब वहाँ पर इनस्टेबिलिटी हो यानी कि संघर्ष हो, और वहाँ की जो क्लाइमेट है वो उस देश के अनुकूल नहीं हो, और या कृषि के अनुकूल नहीं हो, और आर्थिक झटके उस देश की इकोनॉमी भी अच्छी नहीं हो, ठीक है नहीं। तो ये 3 जो है मुख्य चालक लिए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे भारत और विश्व को, किसे देखेंगे आपके पास, भारत और विश्व को, कोई और देखने खबर है तो नहीं। फिर हम भारत और विश्व को देखते हैं। तो भारत और विश्व में हम पहली चीज़ देखेंगे, एक पहले ये देखिए संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम, उसे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 57 सीटों, राज्यसभा की सीटों के लिए चुनावों की घोषणा की गई है, और इसमें आपके पास यूपी में कितनी सीटें खाली हो रही थी इस बार, 11 सीटें खाली हो रही हैं। ये इतना याद रख लोगे क्योंकि यूपी का से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी यूपी के एग्ज़ाम में, कि यूपी में हाल ही में कितनी राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए, तो 11 के लिए, ठीक है नहीं। थोड़ी दोस्तों रिकॉर्ड करते हुए वीडियो थोड़ी बहुत इधर उधर की आवाज़ आ जाती है तो उसे इग्नोर करें, क्योंकि बाहर जो है रोड पर कुछ आती रहती हैं आवाज़ें,
वाहन की या आसपास बच्चे खेलते रहते हैं उनकी, है ना। यूपी में 11 सीटों के लिए चुनाव हुए, इतना आपको याद रखना है और ज़्यादा इसमें याद रखने वाली बात है नहीं। उसके बाद हम देखेंगे भारत और विश्व को देखेंगे। अब हम भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर गए, ठीक है नहीं, बस इतना पढ़ लेना इसके अंदर क्या क्या है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है नहीं। बस इतना कर सकते हैं कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ठीक है नहीं, के तहत भारत को हाइड्रोजन हब बनाने की पहल में फ्रांस भी आमंत्रित किया गया है, ठीक है नहीं। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत के द्वारा, ये भी याद रख लेंगे, ठीक है नहीं, भारत के द्वारा। ठीक, भारत को राष्ट्रीय मतलब हरित हाइड्रोजन हब बनाने की कोशिश की जा रही है और फ्रांस भी उसमें अपनी हिस्सेदारी या अपनी भागीदारी करेगा, ठीक है। अभी भारत ने किस अरब कंट्रीज़ के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया? यूएई के, ठीक है। इतना ही याद रखना है, बस ज़्यादा याद रखना ही नहीं है बिल्कुल भी। इतना ही याद रखना है कि अभी हाल ही में, मैं क्वेश्चन की फॉर्म बता देता हूँ ना आपको, कि अभी हाल ही में भारत ने किस अरब देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी पर समझौता किया? तो यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात, इसका दूसरा नाम यह है संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है। इतना, बस इतना ही याद रखना है आपको, यही आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। और ज़्यादा अगर भाई आपके पास टाइम है तो वो इसके अंदर भी पढ़ सकते हो, टाइम नहीं है तो इतना ही नोट डाउन करके आगे बढ़ जाइए। इंडिया डेनमार्क बिजनेस फोरम, तो अभी हाल ही में जो है भारतीय प्रधानमंत्री की डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बातचीत हुई, तो बस इतना ही याद रख सकते हैं, इसमें कोई और खबर है नहीं। आर्थिक घटनाक्रम की हम बात करेंगे तो एक पत्रिका है फोर्स, उसने एक आपके पास दुनिया की शीर्ष जो कंपनी है 2000 उनकी एक रैंकिंग जारी की। तो भारत की शीर्ष कंपनियों की बात करें तो पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रही भारत की शीर्ष कंपनियों में, भारत की 10 शीर्ष कंपनियों में। और दूसरे स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक रही, एसबीआई। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो विश्व में पहले स्थान पर जो है हैथवे कंपनी रही अमेरिका की, और दूसरे स्थान पर आईसीबीसी, ये चीन की कंपनी रही। तो बस आपको क्या याद रखना है कि फोर्स इंडिया है, जो फोर्स पत्रिका है उसने दुनिया की जो 2000 कंपनियों का एक रैंकिंग जारी की, उसमें भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? शीर्ष भारत की 10 कंपनियों में पहले स्थान पर कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। और विश्व में पहले स्थान पर कौन है? हैथवे, ठीक है नहीं, विश्व में पहले स्थान पर हैथवे, ये अमेरिका की है, ठीक है। इतना ही याद रखना है बस, और कुछ नहीं। भारत के 14 राज्यों को राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा क्या होता है? जितना हमारा राजस्व आता है, यानी कि राजस्व प्राप्ति, यानी जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसमें से राजस्व मतलब खर्चा निकाल दो, राजस्व की प्राप्ति माइनस राजस्व का खर्चा, ठीक है नहीं। जितना हमें राजस्व प्राप्त हुआ, जितना, और उसमें से जितना हमारा खर्च हो गया, तो अगर वो आपके पास प्लस में आता है तो यानी कि हमें ज़्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है, और माइनस में आता है तो उसे राजस्व घाटा बोल दिया जाता है, ठीक है नहीं। खर्च में से राजस्व प्राप्ति घाटा है तो खर्च में से राजस्व प्राप्ति को घटा दो, ठीक है नहीं। ये उल्टा भी कर सकते हैं इसे, कि राजस्व का खर्चा जो है उसमें से राजस्व की प्राप्ति को घटा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ एक 15वें वित्त आयोग के बारे में जिक्र हुआ, तो 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह है, NK सिंह, ये आपको याद रखना है। और ये वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 के तहत ये आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या काम करता है? मतलब राज्यों के मध्य और केंद्र के मध्य, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य जो कर हैं उनके बंटवारे का काम करता है, ठीक है। ये मैं बता चुका था कि जीएसटी सबसे ज़्यादा संग्रह में कौन पहले स्थान पर रहा? फर्स्ट पे रहा यूपी, रजिस्ट्रेशन में, संग्रह की बात नहीं, रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट पर है, ये याद रख लेना बस, ठीक है।
अब देखो आपके पास हम विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस से संबंधित जो करंट अफेयर्स है या सिक्योरिटी से संबंधित जो है। एक रॉकेट विक्रम फर्स्ट, ठीक है, ये आपके पास तीसरे चरण का इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है और ये किस काम आएगा, ये अंतरिक्ष क्षेत्र में, ठीक है नहीं, अभी रुक जाओ पूरा सही से आपको समझाते हैं। ये देश का पहला निजी तौर पर निर्मित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन बनेगा कि रॉकेट विक्रम फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा, विक्रम फर्स्ट है, तो आप मतलब कोई भी कह देगा जहाज़ का नाम है या मिसाइल का नाम है। तो ये कैसा है, ये देश का निजी तौर पर, ठीक है ना, निजी तौर पर निर्मित पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल है रॉकेट, मतलब विक्रम फर्स्ट। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, विक्रम फर्स्ट क्या है, ये एक जहाज़ है, ये एक आपके पास प्लेन का नाम है, या ये आपके पास कोई मिसाइल है, या फिर ये एक निजी तौर पर निर्मित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो आपको इस टाइप से याद रखना है, ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है नहीं। और कहाँ से आपके पास ये लॉन्च किया गया, तो लॉन्च तो ये मैंने अभी बताया था आपसे, ये जो ओडिशा में अब्दुल कलाम द्वीप है वहाँ से लॉन्च किया गया, ठीक है। देश का पहला निजी तौर पर लॉन्च व्हीकल है ये भी आपको याद रखना है। अब देखो हम पर्यावरण और परिस्थिति को देखते हैं, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से संबंधित कौन सी करंट अफेयर्स है। तो ये करंट अफेयर्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर है आपके पास, राजस्थान में। ये मैं वो जो वन लाइनर क्वेश्चन थे ना, इसमें देखो सबसे अच्छी बात करंट अफेयर्स में ये जो मैं क्लास आपको करा रहा हूँ कि शुरू में वन लाइनर कराना है, फिर उसके एक्सप्लेनेशन है ये। तो वन लाइनर आपके याद हो गई, फिर आप एक्सप्लेनेशन में वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगी, ठीक है नहीं। तो इसलिए बहुत अच्छी ये करंट अफेयर्स आप जैसे मैं करा रहा हूँ अगर ऐसे करेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं इसे, बस इसमें इतना ही याद रखना था, ठीक है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022, ठीक है, ये किसके द्वारा जारी की गई, ये विश्व वानिकी कांग्रेस के पहले दिन जारी की गई। ये एक आपके पास सम्मेलन हुआ था, तो उसमें ये द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। और तो बस कुछ नहीं है इसके बारे में कि कितना आपके पास पक्षी हैं, ये प्रजातियां हैं, ये आप याद रख लोगे, पढ़ लेना इसमें कुछ, और तो ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है नहीं। और इसे आपके पास किसके द्वारा जारी किया है, ये एक बात है। इस रिपोर्ट को, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट को, जो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन है FAO, उसके द्वारा जारी की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, FAO के, यानी खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। ये आप नोट कर लोगे, ठीक है। पल्ली गांव बना सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत। पल्ली गांव ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत बनी, और ये कहाँ पे आपके पास, J&K में, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है नहीं। जम्मू और कश्मीर में आपके पास पल्ली गांव पंचायत जो है देश की पहली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पंचायत बनी। तो J&K में है, और J&K में भी जम्मू के सांबा जिले में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिमालयन वर्ल्ड सर्वे, तो हिमालयन वर्ल्ड सर्वे जो है इंडिया की पहली हिमालयन वर्ल्ड सर्वे रिपोर्ट है ये आपके पास उत्तराखंड में, और ये पक्षियों की प्रजातियों को काउंट करने से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड लिखा हुआ है तो पक्षियों की प्रजाति काउंट होती है। कहाँ, कौन सा राज्य में आपके पास काउंट किया जाता है, उत्तराखंड में। तो ये आपको याद रखना है। ये प्रजातियों के नाम दे रखे हैं, ये आप बाकी पूरी आराम से पढ़ सकते हैं अच्छे से। अब देखो हम चर्चित व्यक्तित्व देखेंगे, तो विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है, ये हम बता चुके हैं आपको।
और जो माणिक शाह हैं वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और जो राजीव कुमार हैं ये आपके पास मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये प्रमुख व्यक्तित्व रहे चर्चा में। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे भारत के थल सेना अध्यक्ष बने हैं, ये थल सेना अध्यक्ष। ये आपको याद रखना है कौन से हैं, ये 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्रम पूछ लेता है कौन से हैं, तो 29वें। और एस मुंद्रा जो है ये बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के जो है कंपनी के अध्यक्ष बने हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब नोट कर लेना आप। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। विक्रम क्या था उनका, विक्रम रान ऐसी था, राज सिंह ऐसी कुछ था, ठीक है नहीं, वो देख लेना एक बार, वो वहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं। त्यागपत्र अनिल बैजल ने दिया है, ये पूर्व राज्यपाल थे दिल्ली के, पूर्व राज्यपाल उपराज्यपाल दिल्ली के। ठीक है ना, ये पूर्व उपराज्यपाल थे दिल्ली के। और एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो चुका है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर थे। योजना की अगर हम बात देखो, ये बिप्लब देब जो है ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के, बीजेपी के पूर्व सीएम त्रिपुरा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है नी, बीजेपी। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य IAS PCS, लक्ष्य IAS PCS के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मेरे प्रयास आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी टाइप से मैं आपको जनवरी तक की करंट अफेयर्स कवर करा दूंगा पॉइंट वाइज की फॉर्म में, ठीक है नहीं। और ये आपके लिए पढ़ने के लिए बढ़िया है ये। और मैं अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब सब्जेक्टों का जो है एक साथ रिवीजन कराएंगे 25-25 क्वेश्चन करके, तो वो भी क्लास जल्दी अपनी लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सके। उस क्लास में सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के आए हुए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में, तो वही आपके पास रिपीट भी होते रहते हैं, तो वो क्लास आपको बड़ी बेनिफिशियल होगी आपके सिलेक्शन में। कोस्मोस मालवा रिकस परियोजना मैंने आपको बताया था केरल और नीदरलैंड के मध्य है, और वहाँ की यूनिवर्सिटियों में ये समझौता है ताकि वहाँ पे जो अभिलेख हैं, जो आपके पास बुकें या इस टाइप की चीज़ें रखी हैं, तो उनका आपके पास एक दूसरे की लैंग्वेज में उन्हें चेंज किया जाए ताकि एक दूसरे की कल्चर को समझ सकें, सोसाइटी को समझ सकें। इन सारी चीज़ों के लिए ये समझौता हुआ है, ठीक है नहीं। इसमें ये दे रखा है कि इस परियोजना का जो लक्ष्य है वो यही है कि अनुवाद, यानी कि जो भी अभिलेख हैं उनका अनुवाद किया जाएगा एक दूसरे की लैंग्वेज में, ठीक है नहीं। क्यों किया जाएगा, क्योंकि वहाँ की कल्चर को, वहाँ की सोसाइटी को, इन सारी चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। क्योंकि यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, कल्चर, आर्थिक इतिहास को समझने के लिए, बस ये चीज़ें। देखो हम समिति और सम्मेलन पर पढ़ेंगे। क्वाड सम्मेलन ये टोक्यो में हुआ, ये मैंने आपको बताया। कौन कौन देश हैं आपके पास, एक इसमें भारत है शामिल, अमेरिका है, और एक आपके पास जापान है और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश इसमें शामिल हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। और एक ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, तो भाई ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा चाइना में की गई। चाइना पर अध्यक्षता है, चाइना को अध्यक्षता मिली हुई है ब्रिक्स की इस समय 2022 की। और ब्रिक्स जो आपके पास संगठन है उसकी स्थापना 2009 में हुई, ठीक है। और 5 देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन से 5 देश शामिल हैं इसमें, चाइना, चीन, भारत, रूस, ब्राज़ील जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, और दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देश इसमें शामिल है। बस आपको इतना याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। और ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई, चाइना में, यानी कि आपके पास वीडियो के माध्यम से। और ये 2009 में स्थापित किया गया ब्रिक्स, ठीक है।
और हर साल इसकी जो अध्यक्षता अलग अलग देशों में जाती रहती है और सम्मेलन होते रहते हैं। और इस बार अध्यक्षता किसके पास है? चाइना के पास। ठीक। और थीम क्या थी आपके पास? ब्रिक्स 2022 की थीम क्या थी? वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, यानी कि वैश्विक विकास के लिए। बस इतना सा याद रखना आपको। भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा, तो मतलब कपास के लिए, जो कपास को प्रमोट करने के लिए परिषद बनाई जाएगी है, और इसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार ने, कौन है इसके अध्यक्ष? सुरेश भाई कोटक। तो सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई है। बस इतना ही याद रखना है। रायसीना डायलॉग भी मैं आपको बता चुका हूँ। रायसीना डायलॉग के बारे में भारत में आयोजित किया जाता है, 7वां संस्करण था दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है नहीं। और बस क्या होता है, विदेशी जो मुद्दे चल रहे होते हैं उन पर डिस्कस किया जाता है और चर्चा की जाती है उन पर। दूसरा, भारत नार्डिक सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कहाँ हुआ? कोपेनहेगन में। ठीक है नहीं, भारत नार्डिक सम्मेलन। ठीक। कुछ ऑपरेशन या अभियान हैं, तो दो देखो, एक INS सूरत और एक INS उदयगिरी। ये दो आपके पास जहाज़ हैं, ये अभी लॉन्च किए गए हैं। और ये किसका भाग है? 15B कार्यक्रम का भाग है, जिसके तहत जो है भारतीय नौसेना जो है अगली पीढ़ी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज़ों का निर्माण कर रही है। यानी जिन पर स्टील गाइडेड का मतलब जो मिसाइल उन पर लगी हुई हैं, तो उन्हें आपके पास रडार भी नहीं पकड़ सकती। तो ऐसे जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है। आप मतलब किस कार्यक्रम के तहत? 15B के तहत। और उसमें से दो ये जो जहाज़ हैं आपके पास, INS सूरत और INS उदयगिरी, ये लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है। और देखो HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ये आपके पास अभी इसरो के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। और ये बूस्टर क्या काम करेगा? कहाँ से किया गया है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है नहीं। ये क्या काम करेगा कि भारत का जो गगनयान मिशन है, इसका उपयोग क्या होगा? ये दुनिया का सबसे बड़ा परिचालन बूस्टर है। अगर देखो ये क्वेश्चन बनकर आ जाता है, ऐसे तो अभी वो नहीं है आपके पास। ये एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये भी एक प्रकार का सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल। अगर क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन कह देगा कि HS-200 क्या है? यह एक कोरोना से संबंधित दवाई है, यह आपके पास किसी मिसाइल का नाम है, यह किसी बम का नाम है जो यूक्रेन में गिराया गया रशिया के द्वारा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको बस ये याद रखना है, HS-200 ये एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और ये रॉकेट बूस्टर है। क्या है? एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर, यानी कि इसके माध्यम से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। बस इतना याद रखना आपको कि ये रॉकेट बूस्टर है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और ये ना तो कोई कोरोना से दवाई है ना कोई बम का नाम है, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है। तो बस आपको याद रखना है सॉलिड रॉकेट बूस्टर, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तरह कार्य करेगा। ठीक है। देखो एक चर्चित पुस्तक है नोट, ऊपर का हो गया ना सर। अब कुछ पुस्तक हैं जैसे नोट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, नोट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। ये जो पुस्तक है वो भारत के जो 11वें कैग थे, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विनोद राय, इनकी लिखी हुई बुक है ये। ठीक है ना। तो अगर आप याद रख लेना कि नोट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI, ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? पूर्व कैग जो है विनोद राय के द्वारा। ठीक है नहीं, पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये 11वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। अब क्वेश्चन ऐसे भी करके बना के पूछ लेता है कि भारत के 11वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? तो विनोद राय। ठीक। कुछ हम चर्चित स्थल की बात करें तो राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा के
हिसार जिले में है। ये जो सिंधु सभ्यता है या आपके पास हड़प्पा सभ्यता है, भारत में मतलब आपके पास पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थल है ये आपके पास, ठीक है नहीं। ये अभी यहाँ पर खुदाई की गई है तो कुछ घर नालियाँ मिली हैं, जल निकासी की व्यवस्था का यहाँ से पता चला है, ठीक है। और ये भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल है, ये याद रख लेना। ये राखीगढ़ी जो है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल है ये, ठीक है नहीं। और सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य बड़े स्थल कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। धोलावीरा कहाँ पर है? आपके पास गुजरात में। और यहाँ धोलावीरा से जल निकासी प्रबंधन का पता चलता है, जल निकासी प्रबंधन का पता, बस आपको इतना याद रखना है, जल निकासी प्रबंधन का पता चलता है यहाँ से। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये सबसे बड़ा भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है हरियाणा के हिसार में, ठीक। देखो वीडियो दोस्तों लंबी बन रही है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाई है। अगर आप एक बार वीडियो देख लोगे, नोट डाउन कर लोगे ये सारी जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, तो आपके मई की करंट अफेयर्स के आपके नोट्स कंप्लीट हो गए और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया, ठीक है नहीं। देखो कुछ पुरस्कार हैं आपके पास, तो एक पुलित्जर पुरस्कार है, ये किसे मिला है ये वैल्यू नहीं रखता, ये 4 लोगों को मिला, लेकिन ये किससे संबंधित है? पत्रकारिता से, पत्रकारिता। तो पत्रकारिता से संबंधित है, आपको बस इतना याद रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं वो आपको याद रखने हैं। एक जो मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण दिवस है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है, जो मैं अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट दिवस बता रहा हूँ। और उसके बाद विश्व थैलेसीमिया दिवस या विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये 8 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी मैचिंग करने के लिए आता है, मैचिंग के लिए, तो इसलिए आपको बहुत जल्दी ये याद रखने तो वहाँ हेल्प हो जाती है। और कभी कभी सीधा पूछ जाता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को। विश्व थैलीसीमिया दिवस वे भी 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, ठीक है नहीं। उसके बाद राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये 21 मई को। मैं अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई, ये तो मोस्ट है, ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। और विश्व तंबाकू दिवस, ये भी कई बार पूछा गया है, विश्व तंबाकू दिवस, तो ये भी 31 मई को, ये भी मोस्ट है, 31 मई को। तो ये चीज़ें आप याद रख लेंगे बस, ठीक है नहीं। अब ये कुछ शब्द संक्षेप में आप देख लेना है, वैसे कोई मतलब नहीं है इनका समझाने के लिए क्या। अब स्पोर्ट्स से संबंधित चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो भारतीय जो बॉक्सर हैं निखत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है नहीं। 5वीं महिला ये बन चुकी हैं, मैंने आपको बताया था। मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी के बाद ये स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की 5वीं महिला बन चुकी है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आप एक चीज़ ऐड कर लोगे, आप ये देख लेना ये किस भारत में किस स्टेट से बिलोंग करती है, ये चीज़ आप देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद थॉमस कप को मैं बता चुका था, भारत ने जीता है, पहली बार जीता है और 6ठा देश बन चुका है। बैडमिंटन से क्वेश्चन क्या बनेगा, किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। किसने जीता? भारत ने जीता। किसे हराया? इंडोनेशिया को हराया, ठीक है। और कहाँ हुआ था ये? थाईलैंड में हुआ था ये भी। और ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं, पुरस्कार खाद्य पुरस्कार ये कोई इतना खास नहीं है। ये क्वेश्चन बनेगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपके पास बेंगलोर में आयोजित किया गया। तो यही क्वेश्चन अपने आप में, ठीक है ना। ये कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलोर में, ठीक है नहीं। पहले नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी है इसमें? तो जैन जो विश्वविद्यालय है वो पहले नंबर पर रहा,
जैन यूनिवर्सिटी 20 स्वर्ण के साथ इसमें पहले स्थान पर रही। बस ये याद रखना आपको, ठीक है। और द्वितीय खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? दिल्ली में होगा, ठीक है। नहीं, ये मई में किया गया आपके पास दिल्ली में, ठीक, ये याद रखना। द्वितीय खेलो मास्टर्स गेम्स दिल्ली का, मतलब दिल्ली में आयोजित किया गया। उसके बाद विविध में आपके पास है कुछ नॉलेज। चंद्रमा की मिट्टी पर पहली बार पौधे उगाए गए। बस आपको केवल इसमें ये याद रखना है इस आर्टिकल में कि चंद्रमा पर जो मिट्टी होती है उसे क्या बोला जाता है। तो चंद्रमा पर मिट्टी को जो है रेगोलिथ नाम कहा जाता है। बस इतना याद रखना। और कहाँ के वैज्ञानिकों ने ये शोध किया है? ये अमेरिका के जो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा ये चीज़ें करी गई हैं। चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए गए हैं, ठीक है। नहीं, चंद्रमा की मिट्टी को क्या कहा जाता है? मतलब रेगोलिथ। बस इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आपके 1 मंथ के करंट अफेयर्स जो है बड़े अच्छे से बन जाएंगे। क्लास थोड़ी लंबी है, लेकिन दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आती है, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल हो सकती है, तो अच्छे से आप इसे पढ़ें, एक बार अपने नोट्स बना लें और उनका रिवीजन करते रहें, ठीक है। नहीं, और अब मैं कोशिश करूँगा इसी टाइप से मैं आपकी जनवरी तक करंट अफेयर्स को, जनवरी से और ये जून तक की करंट अफेयर्स को, 6 महीने की करंट अफेयर्स को अच्छे से आपको डिस्कस करा दूंगा। और जिससे आने वाले जो एग्ज़ाम है, पैट का एग्ज़ाम है, टीचिंग का एग्ज़ाम है, और एक सेंटर का एग्ज़ाम है आपके पास, यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम है, और सेंटर जैसे पैट की तर्ज पर ही सेंट का भी सेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। नहीं, सेंटर में ग्रुप सी की वैकेंसियों के लिए और भी कई सारे एग्ज़ाम है, बैंक का एग्ज़ाम है, किसी का भी एग्ज़ाम है, करंट अफेयर्स तो सभी में आती है। तो आप इसे अच्छे से कर सकते हो तैयार करंट अफेयर्स को 6 महीने की। और मेरी कोशिश है इसी टाइप से आपको समझाते हुए आगे ले जाना। और इसमें आपके पास अगर आप और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छे लगे क्वेश्चन वो मैंने आपको बताए। आप इसमें और 1-2 क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। नहीं, तो दोस्तों इसी प्रकार मैं वीडियो लाता रहूँगा, लेकिन अगर मेरे प्रयास आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर्स के साथ। और इसमें मैं एक प्रयास और करूँगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इनका जो रिवीजन का कंबाइंड वीडियो बनाऊँगा, कि उस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के रिवीजन कराऊँगा और 25 पॉलिटी के, 25 इकोनॉमिक्स के, इस टाइप से। और वो जो सारे क्वेश्चन हैं वो लास्ट ईयर्स में विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन उनका रिपीटेशन भी कई बार होता है। नहीं होता है तो आपको नॉलेज मिल जाती है और वो उन क्वेश्चनों की संभावना ज़्यादा रहती है आने की, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर्स के साथ।